मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम करने वाले हैं एसके झा सर का जो साइंस का प्रैक्टिस सेट है, वो प्रैक्टिस सेट हम 12 करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपका फ़ायदा हो सके। चलिए, मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। पढ़ाई पे लॉकडाउन मत लगने दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कि निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है। टी सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न के समानुपाती होगी। तो ये क्या होता है, जब किसी पिंड द्वारा शक्ति प्रदान किया जाता है, निरंतर शक्ति प्रदान किया जाता है, तो टी सेकेंड में जो तय दूरी होता है ना, वो टी के पावर 3/2 के समानुपाती होता है। क्या होता है? टी के पावर 3/2 के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक क्रिकेटर एक गेंद को अधिकतम 100 मीटर की क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, तो गेंद का प्रक्षेपण गति लगभग क्या होगा? तो आर मैक्स क्या होता है? आर मैक्स बराबर होता है u²/g, ठीक है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास आर मैक्स कितना दिया है? 100 मीटर। यानी कि अगर यहाँ से u का वैल्यू निकालें तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर यहाँ से हम u का वैल्यू निकालें तो u² बराबर हो जाएगा आर मैक्स इंटू जी। अगर यहाँ से u का वैल्यू निकालें तो √r मैक्स इंटू जी हो जाएगा। यानी कि r मैक्स कितना है? 100 है और g का वैल्यू 10 होता है। यानी कि ये तो 10√10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10√10। अब 10√10 हमारे पास आ गया तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 10√10 को हम लिख सकते हैं, √10 का वैल्यू क्या होता है? 3.2 के आसपास होता है। तो 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 32 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होता है, तो क्या होता है? जड़त्व, संवेग, दाब, नहीं बल। बल जो है वो दो वस्तुओं के बीच के परस्पर क्रिया होता है, ठीक है। अगर हम बोलें तो बल क्या है? बल वह एक भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को बदल देती है, ठीक है। जब तक बल नहीं लगेगा जो गति होगा एक समान ही रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इस वस्तु के यहाँ से बदलना है तो यहाँ से हमको फोर्स लगाना होगा, तो जाके ये यहाँ से कहाँ मूव कर जाएगा? यहाँ मूव कर जाएगा, ठीक है। तो बल के कारण ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्रव्यमान m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v तक 2 गुना किया जाए? तो देखिए E के यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², ठीक है। अगर इसे 2 गुना कर दिया जाए तो अगर काइनेटिक ये E के जो लिखा है, अगर इसको 2 गुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? हाफ m। v को 2v कर दिया जाए तो ये 2v² कर देंगे तो ये हो जाएगा हाफ m 4v²। यानी कि 2 से ये 4 को काट देंगे 2 तो ये क्या हो जाएगा? या इसे ऐसे ही रहने देंगे तो ये हो जाएगा, इसको देखिए ये क्या हो जाएगा? 1/2 mv², यानी 4 गुना उसका हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 4e², ठीक है। ये तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है। अब e को अगर 2v से 2v कर दिया जाएगा तो 1/2 m 4v का स्क्वायर होगा। तो ये 4 गुना ना हो गया इसके, तो b हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब दो अंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के फर्श पर और दूसरा तकिए पर गिरता है,
तो निम्न में से कौन संभावित परिणाम नहीं होगा, यानी कौन इसमें परिणाम नहीं होगा। विभिन्न ऊंचाई से गिराई गई वस्तु पर भिन्न स्तर के बल लगते हैं, दोनों अंडे टूट जाएंगे। पक्के फर्श पर गिरने वाले अंडा टूट जाएगा क्योंकि एक छोटे समय अंतराल के लिए इस पर एक विस्तृत बल लगेगा। देखिए हमसे पूछा है संभावित परिणाम नहीं होगा, माने नहीं होने की पूछ रहा है। एक तो तकिए पे एक फर्श पर, जब दो अंडे को हम किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराते हैं कि अंडा एक फर्श पर गिरे दूसरा किस पे गिरे, तकिए पर गिरे, तो दोनों अंडे टूट जाएंगे। यह परिणाम संभावित नहीं है, टूट भी सकते हैं और नहीं भी टूट सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों अंडे टूट जाएंगे, ये संभावित परिणाम नहीं। एक तो तकिया पे गिर रहा है, हो सकता है फर्श पे भी कुछ हो, तो ये परिणाम संभावित नहीं है कि ये दोनों अंडे टूट ही जाएं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक कार घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। ठीक है, यह बल डैश के कारण होता है। यह बल किसके कारण होता है, तो ये अपकेंद्रीय बल होता है। जब आदमी बैठा हुआ है, अगर गाड़ी अचानक मुड़े तो हम लोग उसके तरफ थोड़ा सा झुक जाते हैं। ठीक है, तो ये अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि सरल आवर्त गति करते हुए वस्तु की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम किस स्थिति में होती है, यानी किस स्थिति में सबसे अधिक होती है। तो सरल आवर्त गति करते हुए वस्तु की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम विस्थापन के समय में होती है। अगर सरल गति कर रहे तो अगर विस्थापन उसका ज़्यादा होगा तो उसमें स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्प्लावन बल डैश का द्रव के घनत्व और आयतन पर जिसे करता है, यानी किस पे करता है, तो घनत्व जो है ये किस पे डिपेंड करता है। उत्प्लावन बल का जो परिणाम होता है द्रव के घनत्व पर उत्प्लावन बल का जो परिमाण होता है वो क्या होता है, द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बल का परिमाण जो है द्रव और घनत्व के आयतन पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्रायोजेनिक को डैश दर्शाता है। तो क्रायोजेनिक क्या दर्शाता है, कि कम तापमान को दर्शाता है। क्रायोजेनिक जो होता है वो कम तापमान को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समय अंतराल कितना होना चाहिए। तो कम से कम समय अंतराल जो होना चाहिए 0.1 सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या होता है कि किसी सतह से टकराकर ध्वनि का बार बार सुनाई देना प्रतिध्वनि होती है। मान लीजिए ये एक दीवार है, आप यहाँ से चिल्ला रहे हैं तो ये आवाज़ इधर गए और यहाँ से टकरा के फिर इधर आएगा तो वो प्रतिध्वनि आपको सुनाई देगा। ठीक है, तो कब सुनाई देगा, जब उन दोनों के बीच में कम से कम 0.1 सेकेंड का समय अंतराल होगा तो ही सुनाई देगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से क्रिया से दिया प्रकाश संबंध है, यानी क्या संबंध है। देखिए तो अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक होता है हवा में प्रकाश की चाल बटा पदार्थ में प्रकाश की चाल। यही होता है कि हवा में प्रकाश की चाल बटा पदार्थ में प्रकाश की चाल, इसे ही अपवर्तनांक कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए अपवर्तनांक की सहायता से किसी माध्यम की सघनता या विरलता का पता चलता है कि वो किस माध्यम या इसमें है। ठीक है, और अपवर्तनांक की बात की जाए तो ये मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूट्रॉन को छोड़कर डैश सभी परमाणुओं में मौजूद हैं। तो न्यूट्रॉन को छोड़ दिया जाए तो सभी में डैश परमाणु मौजूद हैं। तो क्या मौजूद हैं, तो हाइड्रोजन जो है
वो सभी में मौजूद हैं। न्यूट्रॉन को छोड़ के हाइड्रोजन सभी परमाणु में मौजूद है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परमाणु विखंडन डैश की प्रक्रिया है। परमाणु जो विखंडन है एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड की प्रक्रिया है। क्या है? परमाणु विखंडन एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन के बाद दो नाभिक क्या होता है, बेरिलियम और क्रिप्टन में टूट जाता है। ठीक है, और नाभिकीय विखंडन जब होता है तो उसमें ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परवल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कह रहा है कि गलत है, सही नहीं, गलत बोल रहा है। अब देखिए कि परवल अन्य पदार्थों जैसे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है। तो करता है, ये सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड परवल एसिड हैं। अगला देखिए कि अम्ल व रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वाद नमकीन होता है, ये नहीं है। तो ये नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैलोजन में डैश होता है। तो हैलोजन में क्या होता है? तो हैलोजन में दो गैस, एक तरल और दो ठोस होता है। दो गैस, एक तरल और दो ठोस होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हैलोजन सदस्यों को आवर्त सारणी के वर्ग 17 में रखा गया है। हैलोजन तत्व धातुओं के साथ संयोग कर लवण उत्पन्न करते हैं और क्लोरीन आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लौह या स्टील पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। उसकी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन, यानी कि गैल्वेनीकरण। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो बेंजीन जो है वो एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए बेंजीन को सभी एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है। जो बेंजीन होता है ना, वो एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता होता है। ठीक है, तो बेंजीन हमारे यहाँ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातुक्रम एक प्रक्रिया है। धातुक्रम एक प्रक्रिया क्या है? तो ये जो है अयस्क से धातुओं को निकालने की प्रक्रिया को धातुक्रम कहा जाता है। यानी किसी भी अयस्क से धातुओं को निकालने की प्रक्रिया को धातुक्रम कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। असरसन 114 तत्वों में से 22 अधातुएं हैं और अन्य अयस्क हैं। असरसन कह रहा है, रीजन कह रहा है कि प्रत्येक अयस्क एक खनिज है परंतु प्रत्येक खनिज एक अयस्क नहीं है। बात तो सही है। देखिए ये असरसन जो है ये गलत है कि 114 तत्वों में से 22 धातुएं हैं, बाकी अयस्क है, ये गलत है। लेकिन प्रत्येक अयस्क जो होता है वो एक खनिज होता है, लेकिन प्रत्येक खनिज एक अयस्क नहीं होता है। तो केवल ऑप्शन बी हमारा सही है। तो केवल कथन बी ही सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु डैश कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? 6 कार्बन अणु ये किस कार्बन में 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्तवाहिकाओं को क्या कहा जाता है। तो नीचे की छोटी रक्तवाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो वो कोशिका कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक क्या होता है। सल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक क्या होता है? जो कुल्हे का जोड़ होता है उसे हम ऑर्थोप्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, तो
क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी चेस्ट को खोलकर किया जाता है, तब उसे ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम उसके या उसकी डैश से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, तो वो उसके माता पिता से प्राप्त माता से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, मनुष्य जाति के पुरुष जो होते हैं उसमें एक्स क्रोमोसोम कहाँ से प्राप्त होता है, उसके माता से प्राप्त होता है। जबकि एक पुरुष को उसके वाई क्रोमोसोम जो होता है उसके पिता से प्राप्त होता है, यानी माता से एक्स, पिता के वाई। क्योंकि एक आप जानते होंगे कि पुरुष में एक्स वाई होता है और जो लेडीज़ होती हैं उनमें एक्स एक्स होता है। तो एक्स की प्राप्ति उसके माँ से होता है और वाई की प्राप्ति उसके पिता से होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ओजोन अक्षय पदार्थों के विसर्जन को घटाने से संबंधित विशेष नियंत्रण रणनीतियों के तहत की गई वैश्विक समझौते को डैश अपनाया गया, यानी डैश को अपनाया गया, यानी किसे अपनाया गया। तो देखिए, मॉन्ट्रियल विज्ञप्ति के द्वारा इस समझौते को अपनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मॉन्ट्रियल विज्ञप्ति के द्वारा इसे अपनाया गया था, इस रणनीति को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन ये 25 जो है अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से कौन हटाता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पत्तियों में होता है, ठीक है, अवशोषित प्रकाश में सबसे अच्छा रंग नीला होता है। तो चलिए, ये 25 का प्रकाश संश्लेषण हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।